ले जी नाजरीन, हमारे पास हम रिवीजन कर रहे थे। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में हमने कहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट वो होती है जिसमें आपको रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होता है? रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होते हैं। अगर रिसोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ठीक है भैया। और गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में आपके पास फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, WHO, यूनाइटेड नेशन, ये सब किसकी डेफिनेशन में फॉल करते हैं? इन सब को गवर्नमेंट कंसिडर करता है IS-20। ठीक है भैया। तो वो कह सकता है कि यूनाइटेड नेशन से मिली है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं। हम उससे क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट की मीनिंग में आता है IS-20, उनको सबको कंसिडर करता है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट ही कहलाएगी। फिर हमने कहा हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट डील करने के दो तरीके, एक ग्रांट हमारी रिलेटिंग टू इनकम हो सकती है और एक ग्रांट हमारे रिलेटिंग टू एसेट्स हो सकती है। अगर ये ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम है तो फिर हम इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम इसको रिलेटेड एक्सपेंस से लेस करवा सकते हैं या फिर हम इसको अदर इनकम के तौर पर P&L के फेस पर लिख सकते हैं। अगर ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम है और अगर आप पास्ट में एक्सपेंडिचर कर चुके हैं और आपको इस साल ग्रांट मिली है तो वो सारी की सारी इनकम है। अगर इस साल से रिलेटेड ग्रांट मिली है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मिली, शुरू में है, एक्सपेंडिचर अभी नहीं हुए, अगर शुरू में मिली है तो डेफर्ड इनकम होगी, जब साल पूरा हो जाएगा तो उसको इनकम बना देंगे। लेकिन अगर इस साल ग्रांट मिली है इस साल से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड, तो जो इस साल से रिलेटेड होगी ईयर एंड पर इनकम बना लेंगे। जब ग्रांट पूरी मिलेगी तो डेफर्ड इनकम, लेकिन जब साल खत्म होगा तो इस साल से रिलेटेड इनकम बना लेंगे। अगले साल से रिलेटेड जो होगी डेफर्ड इनकम करंट लायबिलिटी में जाएगी और एक साल के बाद वाली सारी की सारी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी। एक बात याद रखनी, जब ग्रांट मिले तो आपने ये नहीं देखना कि कितने सालों के लिए मिल रही है, आपने देखना कितने खर्चे के लिए मिल रही है। तो उसको आपने जितना खर्चा जिस साल होगा तो टोटल खर्चे पर प्रोपोर्शनेट करके तो एलोकेट करके आपने उतनी अमाउंट अपनी P&L में लेके जानी है। सही है दोस्त। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी ग्रांट है, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसको एसेट की कॉस्ट से लेस करवा सकते हैं या उसको हम डेफर्ड इनकम बना सकते हैं। अगर एसेट की कॉस्ट से लेस करवाएंगे तो बस एक दफा लेस करवा के दोबारा ग्रांट की कोई स्टोरी नहीं होगी और सिंपली आप आगे क्या करते जाएंगे? रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। ठीक है भैया। और अगर ये ग्रांट वापस हो जाती है तो फिर जिस दिन आप जितनी ग्रांट वापस करेंगे उतनी ग्रांट आप एसेट की कैरिंग वैल्यू में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब आप एसेट की कैरिंग वैल्यू में ऐड करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस साल तो डेप्रिसिएशन चार्ज बढ़ेगा, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन थी वो क्या करेंगे भैया? वो भी इस साल की डेप्रिसिएशन में ऐड करके इसी साल हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है इसके बारे में हम जो भी चीजें सोचते हैं वो एस्टिमेट्स की डेफिनेशन में आती हैं। तो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसको एस्टिमेट है तो इसको हम प्रोस्पेक्टिवली लेंगे, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स में हम इसे ठीक करेंगे। और अगर आपने इस ग्रांट को क्या बना लिया था? डेफर्ड इनकम बना लिया था। तो अगर डेफर्ड इनकम बना लिया था तो फिर अब एसेट की स्टोरी अलग हो जाएगी। एसेट अपनी कॉस्ट और अपनी उस पर डेप्रिसिएशन पर चलता रहेगा और गवर्नमेंट ग्रांट को हम डेफर्ड इनकम बना लेंगे। और लेकिन इस डेफर्ड इनकम को हम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट क्या करेंगे भैया? डेफर्ड इनकम से P&L में ट्रांसफर करेंगे और वो पोर्शन जो आपको लगता है अगले साल से रिलेटेड है वो करंट में जाएगा और अगर आपको लगता है एक साल के बाद है तो वो नॉन करंट में। लेकिन याद रहे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल ट्रांसफर होगा, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम से इनकम बनेगी वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत उसको एलोकेट करेंगे ओवर द डेप्रिसिएशन चार्ज। तो उतनी ग्रांट को आप क्या करेंगे? इनकम बनाएंगे। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर हमने एक्सपेंस के साथ मैच करना है और डेफर्ड इनकम को इनकम बनाते हुए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज को कंसीडर करना है। तो वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस अर्ली ईयर्स में ज्यादा ट्रांसफर होगी और बाद के सालों में जब डेप्रिसिएशन कम होगी तो डेफर्ड इनकम से इनकम भी क्या होगी? कम ट्रांसफर होगी। और अगर इसमें भी ग्रांट रीपेमेंट करनी पड़ जाए कंडीशन ना पूरी करने की वजह से, तो फिर आपने जिस साल वापस करेंगे, जिस डेट को जितनी डेफर्ड इनकम लिखी होगी उसको डेबिट कर देंगे, जितना कैश दे रहे हैं उतना क्रेडिट कर देंगे और बैलेंसिंग P&L में चला जाएगा। पिछले सालों में अगर आपने ज्यादा इनकम बनाई थी और इफेक्टिवली आप गवर्नमेंट ग्रांट ज्यादा वापस कर रहे हैं और कम इनकम बननी चाहिए थी तो आप P&L को क्या करेंगे?
पहले आप क्रेडिट कर रहे थे, अगर आपको ज्यादा ग्रांट वापस करनी पड़ेगी और पीएनएल में ज्यादा इनकम लिख चुके थे तो पीएनएल डेबिट करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट रीपेमेंट के वक्त आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है और पास्ट में आप पीएनएल में कम क्रेडिट किया था तो फिर बैलेंसिंग हमारा पीएनएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें नॉन मॉनिटरी मिली है तो हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर क्या करेंगे भैया, नॉमिनल वैल्यू पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके की रिपोर्ट। ये हमारे पास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और इसमें एक बात और मेरे जहन में आ रही थी, हाँ, असिस्टेंस वाली। गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको जो दी जाती है वो होती है जो आपको कोई फ्री एडवाइस दे दी जाए, प्रोविजन ऑफ गारंटी हो आपको। लेकिन याद रखना है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस भी वो कहलाती है जो किसी स्पेसिफिक एंटिटी या क्लास ऑफ एंटिटी को दी जाए। ओवरऑल कोई रोड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस में सिर्फ कौन सा आएगा, जो बराह रास्त स्पेसिफिक एंटिटी या स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटिटी को दी जाए उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। ओके की रिपोर्ट। मजीद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास रेशियोज है। रेशियोज में हमने कहा था इसको हम एनालिसिस कहते हैं। रेशियोज को तैयार करने के लिए आपने इसको 3 स्टेप्स में तैयार करना है। पहला स्टेप तो यह कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए। जीपी रेशियो, जीपी ओवर सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी ओवर सेल्स, ऑपरेटिंग अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो निकालना चाहे तो फिर क्या होगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना चाहे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल। ठीक है भैया। तो कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो टोटली डिपेंड कर रही होती है हमारी सेल्स पर। ठीक है भैया, जिसमें जीपी सेल्स, नेट प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो है या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, तो इन सब में हम उसको सेल से रिलेट करते हैं। और हम इस कौन सा एनालिसिस करते हैं, जब हमारी सेल बेस हो 100% और नीचे से हम सारे आइटम को कंपेयर कर रहे हो सेल के साथ, तो कौन सा एनालिसिस होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जी, कौन सा एनालिसिस होगा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल एनालिसिस होगा जब हम रिलेट करते हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस एसएफपी का भी हो सकता है जिसमें आप टोटल एसेट्स ले लेंगे और फिर आप कंपेयर कर रहे होंगे टोटल एसेट्स से इन्वेंट्री की परसेंटेज क्या है, पीपीई की परसेंटेज क्या है, लीज्ड एसेट की परसेंटेज क्या है, कैश की रिसीवेबल की क्या परसेंटेज है। तो वो जब हम एक आइटम को बेस बना के उससे कंपेयर करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ओवर द इयर्स कंपैरिजन करते हैं। और हमारे सिलेबस में नॉर्मली क्या होता है, एक साल का ही कंपैरेटिव होता है जिसमें हम देखते हैं कि इंक्रीज है या नहीं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में उस स्पेसिफिक आइटम में इंक्रीज देखा जाता है, रेशियो नहीं कैलकुलेट करते हैं। सेल्स को सेल से कंपेयर करते हैं, सीजीएस को सीजीएस से, जीपी को जीपी के साथ, कि आपका इसमें इंक्रीज कितना आया। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में लाइन बाय लाइन इंक्रीज बताया जाता है, और वर्टिकल एनालिसिस में आप एक चीज को बेस बनाते हैं और उसको रिलेट करते हैं। जिस चीज को बेस बनाते हैं उसको 100% लेते हैं। पीएनएल में सेल्स 100% होगी, और आगे एसएफपी में जाएंगे तो एसेट्स के लिए टोटल एसेट, इक्विटी के लिए टोटल इक्विटी, और लायबिलिटीज के लिए हमारे पास टोटल लायबिलिटीज होंगी। ओके की रिपोर्ट। अब जब आप रेशियो एनालिसिस को तैयार करेंगे तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको रेशियोज के फार्मूलाज आने चाहिए। आधी रेशियोज का मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है भैया। उसमें हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो बिजनेसेस में कंपैरिजन आ जाए या 2 सालों की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन आ जाए तो फिर कुछ स्पेसिफिक 5-6 रेशियोज हैं जो आप 2 कंपनीज में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ले लो, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो जाएंगे। फिर आप वर्किंग कैपिटल रेशियोज ले लें कंपैरिजन के लिए, एसेट टर्नओवर, और दूसरे बात नहीं हमारे पास होगा इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज ले लें तो आपका वर्किंग कैपिटल इन डेज आ जाएगा। तो आप 1-2 कंपनीज में अगर अच्छा आपने देखना होगा उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उनके रिसीवेबल और पेएबल्स मैनेजमेंट कैसी है, तो आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी के इन्वेंट्री डेज ज्यादा होंगे, रिसीवेबल डेज ज्यादा होंगे, तो उसको ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट के लिए। तो जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप बता देंगे कि इसके वर्किंग कैपिटल डेज क्या है भैया, कम है, और इसकी मैनेजमेंट बेहतर है। और पेएबल्स है जो ये ले रही है एक्सटेंडेड क्रेडिट, तो इसमें इसके ऊपर अपना प्रेशर कम होगा, तो ये एक अच्छी पॉलिसी है पेएबल्स के साथ। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो, 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एक इंपॉर्टेंट रेशियो होती है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि ये अपने जो कैपिटल है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, जो इन्होंने मुस्तकिल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर ये कितना कमा रहे हैं, तो वो हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन।
ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेशो जब आपने कंपैरिजन करना और आप मजीद कंपैरिजन के लिए करंट रेशो और क्विक रेशो निकाल लें, ठीक है भैया। इससे कंपनी का पता लगता है कि लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है भैया। करंट रेशो और क्विक रेशो निकाल लें। और फिर दूसरा, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपने देखना है कि कंपनीज कैसे चल रही है। अगर डाटा मौजूद हो तो उनकी गियरिंग रेशो और इंटरेस्ट कवर कैलकुलेट करें, ठीक है भैया। गियरिंग रेशो में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल फंड जो टोटल कैपिटल है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, उसमें लॉन्ग टर्म लोन कितना है। एक कंपनी की गियरिंग ज्यादा होगी तो उस पर प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का प्रेशर और फिर उस पर इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर क्या है भैया, जो शेयर होल्डर्स का रिस्क होता है उसको बढ़ाते हैं। और शेयर होल्डर एक हायर रिटर्न फिर एक्सपेक्ट करते हैं इस कंपनी से, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप गियरिंग रेशो और इंटरेस्ट कवर को भी देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज में रिस्क कहाँ ज्यादा है, ठीक है भैया। अगर वो 6 नंबर का दे दे तो फिर 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक आप कैलकुलेट कर ले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक गियरिंग कैलकुलेट कर ले और साथ आप वो 2 रेशो लिक्विडिटी रेशोस कैलकुलेट कर ले। लेकिन अगर 12-15 नंबर का होगा फिर वर्किंग कैपिटल रेशोस भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। रेशोस कैलकुलेट करना पहला टास्क है, पेपर में फार्मूले नहीं लिखने, फार्मूला जहन में होना चाहिए। डायरेक्ट जीपी डिवाइड करना है सेल्स से, मल्टीप्लाइड करना है 100 से, वहां फार्मूला लिख के टाइम जाया नहीं करना, वहां डायरेक्ट अमाउंट लिखने, फार्मूला जहन में होना चाहिए। तो इसके फार्मूलाज आने चाहिए। पहला स्टेप आपके F1 में रेशोस के फार्मूलाज हैं, जिसको आता है उसको आधी रेशोस आती हैं, ठीक है भैया। उसके बाद दूसरे नंबर की तैयारी, जहां आप एक एवरेज बच्चे इतने चले जाएंगे, उसमें आपको कमेंट करना आना चाहिए सिर्फ इतना, जीपी रेशो बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट रेशो कम हो रही है, इसके रिसीवेबल डेज उससे ज्यादा है, उसके पेएबल डेज इससे ज्यादा है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, बुरी बात है। एक कंपनी का जीपी रेशो दूसरे के मुकाबले में अच्छा तो अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। बस इतना लिखना है। आप कहेंगे इसका जीपी रेशो उससे अच्छा है, नेट प्रॉफिट रेशो है अच्छा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में ये कंपनी उससे अच्छी चल रही है। एक आदमी के इन्वेंट्री डेज कम है, रिसीवेबल डेज कम है, पेएबल डेज कम है, वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा है, तो आप कहेंगे कि इसकी कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दूसरी से अच्छी है। ये कमेंट करना, ये एनालिसिस है। बहुत अगर अच्छा बच्चा होगा तो फिर वो चला जाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, फिर वो रिलेट करेगा कि भाईजान इन्वेंट्री, इनका रिसीवेबल इतने बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ी है 15% से, रिसीवेबल बढ़े 5% से, या तो इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो इनका ये हो सकता है कि इन्होंने कस्टमर्स को, अब सेल भी बढ़ रही है लेकिन रिसीवेबल नहीं बढ़ रहे, तो अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि भाई शायद इन्होंने कस्टमर्स को जो पहले क्रेडिट पर चीजें दे रहे थे तो वो इन्होंने देना बंद कर दिए। फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर क्रेडिट पे देने बंद कर दिए तो सेल कैसे बढ़ गई है। इसका मतलब है रिसीवेबल बढ़े, सेल बढ़ रही है तो रिसीवेबल भी बढ़ने चाहिए। तो एक रेशो को दूसरी रेशो से रिलेट करके लिखना, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल है। एक रेशो को रिलेट करना, इन्वेंट्री डेज नीचे कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इसके इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे हैं और वो शो हो रहा है कि सेल्स बढ़ रही हैं, तो जो इन्वेंट्री डेज का बढ़ना है शायद दिस माइट बी द रीजन ड्यू टू रीजन फॉर द इंक्रीज इन सेल। अब एक रेशो को दूसरे से जब आप रिलेट करके लिखेंगे, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल है। अब बात समझ आ रही है। तो आपने पहले स्टेप पे रेशोस, दूसरे स्टेप पे सादा कमेंट, इंक्रीज डिक्रीज लिखना। तीसरे नंबर पे अगर आप रिलेट करना चाहे ठीक है, अदरवाइज कोई परेशानी की बात नहीं, आप इजीली 70-80% ले सकते हैं अगर आप सिर्फ कमेंट इतना कर दें कि ये यहाँ बेहतर है, यहाँ बेहतर नहीं। और आजकल एक और क्वेश्चन उसका ट्रेंड बन गया, वो आपको रेशोस के नाम भी बता देता है और ऊपर इवेंट बताता है, कहता है भाईजान बताओ इसकी वजह से रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपने उस रेशो का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अपने जहन में लाना है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा तो रेशो कम हो जाएगी, न्यूमिनेटर बढ़ रहा होगा तो रेशो बढ़ जाएगी, सिंपल। लेकिन आपने देख लेना है कि वो किस रेशो की बात कर रहा है, ठीक है भैया। अगर वो नॉन करंट एसेट की बात कर रहा है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कैसे इफेक्ट करेगा, करंट रेशो तो इफेक्ट नहीं होगी। अगर वो कहें कि एक एसेट लॉन्ग टर्म लोन पर लिया है तो एसेट डेबिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट हो जाएगा, तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां नहीं फर्क पड़ेगा उसको लिख देंगे नो इफेक्ट। तो जब भी किसी रेशो पर कमेंट करना हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज देखना हो तो उसका जहन में लाएं। और अगर ना जहन और अगर आप श्योर ना हो, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जो आपने क्रेडिट की, सेल पर क्रेडिट सेल्स किए क्रेडिट पर, अब आपको समझ नहीं आ रहा इस रेशो में क्या होगा, फर्जी अमाउंट ले लें,
बिफोर चेंज ले लें। आप कहें जी मेरे करंट एसेट है 100 रुपए और करंट लायबिलिटीज है 50 रुपए। अब वो कहता है कि आपकी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इतने से बड़ी है, तो आप इमेजिनरी तौर पर लायबिलिटी को 10 रुपए से बढ़ा दें। ठीक है भैया, तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर का स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन कर ले, पर वो कर ले, अज्यूम 100 रुपए कर लें, 100 रुपए दोनों को ले लें, रेशो निकल आएगी। फिर किसी एक को बढ़ा के देखें जो वो कह रहा है चेंज, बढ़ा के देखें तो आपको पता लग जाएगा कि रेशो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो रेशोज को आपने इस तरह से आंसर करना। ठीक है भैया, तो ओवरऑल आपने रेशोज को इस तरह लेके चलना। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। यहाँ से वो अक्सर ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है और कई दफा वो 7-8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसमें सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में क्या फर्क है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एक मनी टर्म्स में होता है और एक रियल टर्म्स में होता है। मनी टर्म्स तो वही है जो हम बचपन से हिस्टोरिकल अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग होगी, उसमें आप इन्फ्लेशन बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। लेकिन जो रियल टर्म्स में है उसमें आप इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं, और वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ओवरऑल मेरी इक्विटी में कितना इजाफा हुआ, ओवरऑल मेरी इक्विटी में, तो वो इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन को लेता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स में। लेकिन अगर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस हो तो वो मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, वो ऑपरेशनल प्रोस्पेक्टिव होता है। उसमें ऑपरेशनल नीड देखी जाती है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी ऑपरेशनल नीड में कितना इजाफा हुआ, तो वो इन्फ्लेशन अपने स्पेसिफिक आइटम्स की बुनियाद पर लेते हैं। सही है दोस्त, तो उसमें हम पहले ओपनिंग इक्विटी को स्पेसिफिक इन्फ्लेशन से इंक्रीज करवाते हैं कि भाई इतना पैसा तो हमें चाहिए, तो वो जितना इंक्रीज आता है तो फिर उसको प्रॉफिट में से लेस करवा के हम बताते हैं कि नेट हमने प्रॉफिट इतना कमाया अगर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकाल दें। सही है दोस्त। दूसरा इस चैप्टर में हमारे पास है मेजरमेंट बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने का एसेट लिया था उसी पर रिपोर्ट करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है एनआरवी। एनआरवी हमारी जो होती है एग्जिट वैल्यू होती है कि अगर मार्केट में जाके बेचे तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ये होगा और इसको ये कॉस्ट करनी पड़ेगी, उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी कहते हैं। ठीक है भैया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है, करंट कॉस्ट, वो हमारी क्या होती है, एसेट खरीदने की कॉस्ट होती है। ऑब्जेक्टिव में एकदम आया हुआ है कि ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये हमारी एंट्रेंस वैल्यू होती है, करंट कॉस्ट, इस पर एसेट खरीदा जाता है। और एग्जिट वैल्यू क्या होती है हमारी, जिस पर एसेट बेचा जाता है, और वो नॉर्मली क्या होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या जिसे हम एनआरवी भी कह सकते हैं। ओके की रिपोर्ट। और एक इसमें होती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, कि हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को जैसे IAS 36 में देखते हैं वैल्यू न्यूज के फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और हम देखते हैं कि भैया ये हमारे पास कितने का इस वक्त फ्यूचर में कितने बेनिफिट देगा, और उसको हम जो रेलेवेंट रेट होता है उस पर क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। ओके की रिपोर्ट। तो हमने इसमें ये देखना है, ये मेजरमेंट बेसिस आनी चाहिए, ये कैपिटल मेंटेनेंस आने चाहिए, बेसिक 2-4 ऑब्जेक्टिव, और वो जो 2-3 एग्जांपल बेसिक्स है वो कर लें। एक इसमें फिर और आता है, वो आता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसने वो भी पूछा हुआ है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं और इनहांसिंग कौन कौन से हैं, तो वो आपके जहन में होंगे, तो आपने उसको क्लियर करना। फंडामेंटल वैसे कौन कौन से हैं, एक हमारे पास रेलेवेंस है और दूसरा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फेयर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए। इनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमलीनेस हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इन 3 पार्ट में अगर इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो इसमें चैप्टर में नहीं फंसेंगे। ओके की रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में हम क्या करते हैं, अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, अगर आपने एसेट को ज्यादा वैल्यू पर लिखा हुआ है और आप वैल्यू इसके फ्यूचर बेनिफिट कम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू इसकी रिकवरेबल अमाउंट से अगर ज्यादा हो जाए तो एसेट को क्या करेंगे भैया, इम्पेयर करेंगे। ठीक है भैया। अब कैरिंग वैल्यू तो आसान है, हम कॉस्ट लेंगे, बेशक 4 साल पुराना एसेट होगा, कॉस्ट लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लेस करवा के जिस डेट पर इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ है उस पर आकर चेक कर लेंगे।
रिवैल्यूएशन आपकी चॉइस होती है, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो डिपेंड करता है। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज फेयर वैल्यू में आ जाए तो रिवैल्यूएशन कर लें। लेकिन इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है? इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड कहता है जब इंडिकेटर मौजूद हो, जब इंडिकेशन मौजूद हो तो फिर आप एसेट को क्या करें भैया? इम्पेयरमेंट कर दे। और हमने क्वेश्चन किया भी था एबीए लिमिटेड, अबा लिमिटेड में मिड ईयर वो इम्पेयरमेंट हो रही थी, तो मिड ईयर भी हो सकता है एसेट। और लेकिन हमने देख रहे हैं इंडिकेटर, इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेटर अगर कोई मौजूद है मार्केट में। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या हो सकता है? पॉलिटिकल चेंज है, लीगल चेंज है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुए, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिससे अब हमारी शायद प्रोडक्ट की डिमांड ना रहे, तो आप उतने बेनिफिट एसेट से ना ले सके जो पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसमें हम क्या कहेंगे? एसेट हमारा क्या हो गया? इम्पेयर हो गया। तो इम्पेयरमेंट के लिए हम दो चीजें देखते हैं। वो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें होती हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा क्या होता है? वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में तो यही है कि मार्केट में जाएंगे कितने पे का बिकेगा, और उसमें से जो भी बेचने के लिए खर्चे हमें जरूरी करने पड़ेंगे वो हम क्या करेंगे? वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में भी हम फाइनेंस कॉस्ट या टैक्स नहीं लेते। जब हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं तब भी हम फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स नहीं लेते। हमने फ्यूचर के जब कैश फ्लोज लेने हैं, और फ्यूचर का रेवेन्यू नहीं लेना, फ्यूचर के कैश फ्लोज लेने हमने, ठीक है भैया? इन कैश हमें क्या आना है? अगर वो सारा रेवेन्यू कैश में तो ओके। और दूसरा, जब भी आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं तो आपने करंट एसेट की हालत में जो इनफ्लोज आने और आउटफ्लोज आने वो लेने हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या देता है कि इसको अगर हम फ्यूचर में इंप्रूव करें तो कैश फ्लो इतने इंप्रूव हो जाएंगे, तो हमने फ्यूचर की इंप्रूवमेंट और फ्यूचर की इंप्रूवमेंट की वजह से इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज नहीं लेने, फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेनी, और इसके अलावा टैक्स एक्सपेंस भी नहीं लेना। और आखिरी साल में वो जो प्रोसीड्स होता है डिस्पोजल वाली स्क्रैप वैल्यू वो जरूर लेनी है। स्क्रैप वैल्यू नहीं भूलनी लास्ट ईयर के कैश फ्लोज में, और उसको आपने डिस्काउंट करना है। और जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट यूज होगा वो प्री टैक्स होगा। और हमने कौन सा रेट लेना है? क्वेश्चन में क्लाउज ने बताया था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया, और एक्स्ट्रा उसने बता दिया रिस्क प्रीमियम ये है। तो हमने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं लेना, हमने कौन सा लेना है? रिस्क वाला रिटर्न लेना है। तो रिस्क जो प्रीमियम ऐड करके तो वो रेट लेके उस पर हमने फ्यूचर के कैश फ्लोज की क्या निकालनी भैया? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो हायर ऑफ होगा वो हमारी क्या बनेगी भैया? रिकवरेबल अमाउंट बनेगी। उसको कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो फिर ये एसेट इंपेयर नहीं हुआ। सही है दोस्त? दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है या रिवैल्यूएशन मॉडल में, फिर क्या करेंगे? अगर ये एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पर है और उस एसेट की फेयर वैल्यू अगर ज्यादा होगी, रिकवरेबल अमाउंट अगर ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे। अगर वो किस पर है? रिवैल्यूएशन मॉडल पर है तो अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे। ठीक है भैया? अगर अपवर्ड रिवैल्यू करते हुए वही रूल आएगा 16 वाला कि अगर अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे तो जो सरप्लस आएगा वो कहां जाएगा भैया? ओसीआई में जाएगा। और एक ऐसा एसेट जिस पर पहले सरप्लस मौजूद हो और वो इंपेयर हो जाए, बाद में इंपेयर हो जाए, तो पहले क्या करेंगे भैया? उसका सरप्लस रिवर्स करेंगे। लेकिन सरप्लस रिवर्स करते हुए देखेंगे कि कितना ट्रांसफर हो चुका है। तो ट्रांसफर करने के बाद जो रिमेनिंग सरप्लस होगा वो ओसीआई में जाएगा। और फिर भी अगर इंपेयरमेंट बच गया तो वो कहां जाएगा भैया? पीएनएल में जाएगा। सही है दोस्त? लेकिन अगर किसी एसेट में पहले इंपेयरमेंट आ जाए, क्या आ जाए? इंपेयरमेंट आ जाए, और बाद में उसकी रिकवरेबल अमाउंट, उसकी कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से क्या हो? ज्यादा हो, फिर तो इंपेयरमेंट होगा। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो जाए और इस पर कोई लॉस मौजूद हो तो पहले लॉस रिवर्स करेंगे। और लॉस आए या रिवर्स हो वो पीएनएल में जाता है, सरप्लस आए या रिवर्स हो वो ओसीआई में जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस जब हम रिवर्स करते हैं तो हम देखते हैं ट्रांसफर तो कोई नहीं हुआ, तो वो ट्रांसफर माइनस करके जो बच जाता है वो आप रिवर्स करते हैं ओसीआई में, रिवैल्यूएशन सरप्लस। लॉस में भी यही देखना है। इंपेयरमेंट लॉस की वजह से एसेट की कैरिंग वैल्यू कम होती है। एसेट की कैरिंग वैल्यू कम होने की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज कम होता है। लॉस तो है लेकिन रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हमारा बेनिफिट होता है। रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेनिफिट होता है। इस लॉस की वजह से जो भी डेप्रिसिएशन कम चार्ज की थी पिछले 1 साल 2 सालों में, टिल अब जिस डेट पर लॉस रिवर्स हो रहा है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी लॉस रिवर्स होगा तो आपने हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है एसेट की। और हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू से जो ऊपर एसेट जा रहा होगा वो ओसीआई होगा। मैक्सिमम जो लॉस रिवर्स हो सकता है वो कहां से हो सकता है? हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू तक हो सकता है।
अगर आप हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने से बचना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, लॉस आपका जो आया था वो कैलकुलेट करें। अब उस लॉस को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें तो एवरी ईयर आपको वो पोर्शन मिल जाएगा जो आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की थी। लॉस था 20 रुपए का, लाइफ थी 10 साल। अब आप क्या करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, हर साल 2 रुपए, क्योंकि लॉस आया था एसेट की वैल्यू 20 से कम हुई, हर साल 2 रुपए डेप्रिसिएशन कम आएगी। 2 साल बाद जब लॉस रिवर्स हो रहा है तो इस 20 रुपए लॉस की वजह से 2 सालों में 2-2 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। तो हम 20 रुपए में से वो जो 4 रुपए फायदा हो चुका है पीएनएल में, वो माइनस करके रिमेनिंग लॉस कितना आएगा, 16 रुपए। तो अगर आप हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू टेक्निक में ना जाना चाहें तो आप ये देखना है कि लॉस को, जैसे सरप्लस को हम रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह लॉस को भी लाइफ से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हर साल इस लॉस का कितना इफेक्ट पीएनएल में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो जितना लॉस बच जाएगा उसको हम पीएनएल में क्या करेंगे भैया, रिवर्स कर देंगे। ओके की रिपोर्ट, तो उसके रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद अगर कोई सरप्लस बच गया तो वो कहां जाएगा, वो ओसीआई में जाएगा। सरप्लस की सारी स्टोरी कहां चलती है, ओसीआई में, और लॉस की सारी स्टोरी कहां चलती है, पीएनएल में चलती है। ओके की रिपोर्ट। इसके बाद हमारे पास है जी आईएस 16 का डिस्क्लोजर। आईएस 16 के डिस्क्लोजर में आपने सिंपली परेशान नहीं होना, सिंपल आपने क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है और क्या लिखना है भैया, नोट्स टू द अकाउंट्स, और नीचे नोट लिख लेना है फॉर द ईयर और नोट का नाम दे देना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर आपने लिखना है कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, 5-6 लाइनें छोड़ देनी। फिर लिखना आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 5-6 लाइनें छोड़ देनी। अब ओपनिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने लिख देनी है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी, वो भी लिख दें। एसेट जो खरीदा जा रहा होगा सिंपली एडिशन लिख दें। तो वो 5-6 लाइनें क्या आ सकती हैं कॉस्ट के नीचे, एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, सरप्लस। लेकिन आपने जब एडिशन करनी है वो कॉस्ट पे ऐड कर दें, डिस्पोजल भी कॉस्ट पे करें क्योंकि हमारी कॉस्ट अलग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एडिशन भी कॉस्ट पर होगी, डिस्पोजल भी कॉस्ट पर होगा। एडिशन कॉस्ट पर होगी, डिस्पोजल जब करेंगे आपने ध्यान में रखना है, अगर ऊपर कॉस्ट पे डिस्पोजल कर रहे हैं तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। डिस्पोजल के नाम से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी आप माइनस करेंगे डिस्पोजल के नाम से जो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सही है दोस्त, एक तो ये करेंगे। रिवैल्यूएशन करते हुए हम सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ भी शो करनी पड़ेगी, तो उसको यहाँ हम किस नाम से लिखते थे, कैंसिलेशन के नाम से लिखते थे। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर एसेट रिवैल्यू हो रहा है तो उस डेट, जिस डेट को रिवैल्यू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे एक्यूमुलेटेड को। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं तो क्या एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो ऊपर से भी लेस करवाएंगे कैंसिलेशन के नाम से और नीचे से भी लेस करवाएंगे। ओके की रिपोर्ट। और फिर एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है एसेट डेबिट ओसीआई क्रेडिट। जब एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो एसेट में ऐड होगा, लेकिन अगर वो प्योरली ओसीआई में जा रहा है तो रिवैल्यूएशन के नीचे लिख देंगे ओसीआई। ठीक है भैया। और अगर इस पर पहले से कोई लॉस मौजूद था तो जितना पीएनएल रिवर्स होगा, फिर आपने वो जो रिवैल्यू हुआ है उसको 2 हिस्सों में लिखना है, किसमें, पीएनएल में और ओसीआई में। और अगर इस पर पहले लॉस था तो पहले पीएनएल और ओसीआई लिख देंगे। ठीक है भैया। और अगर इस पर अब लॉस आया है तो फिर पहले ओसीआई रिवर्स करेंगे और जो बच जाएगा वो पीएनएल में लिखेंगे। तो ये दोनों बातें लिखना डिस्क्लोजर पे जरूरी है। ओके की रिपोर्ट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आपने ख्याल करना है कि 3 हिस्सों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, एक ओपनिंग पे, एक डिस्पोजल पे और एक एक्वायर्ड पे। सबसे आसान होती है एक्विजिशन वाली। एक्विजिशन वाली डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लेनी है। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग बनाए और देख लें जो एसेट बेचा उस पर इस साल की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। तो वो जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, एक तो आपको डिस्पोजल के वक्त की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो आप दोनों जगह से लेस करा देंगे, नीचे से लेस करवाएंगे और ऊपर कॉस्ट पे पूरी कॉस्ट लेस करा देंगे। अब जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आप वर्किंग से लाएं, आप वो ले जाए फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन में, डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन। तो एक्विजिशन वाली आसान, डिस्पोजल वाली आपने वर्किंग से लानी है। और जो ओपनिंग एसेट है, अगर ओपनिंग एसेट है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो ओपनिंग एसेट में से कॉस्ट माइनस करके डेप्रिसिएशन ले लें। लेकिन अगर नेट रिड्यूसिंग वो बैलेंस है, कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फिर आपको जो एसेट आपने बेचा है उसकी ओपनिंग कॉस्ट में से कॉस्ट भी लेस करवाएंगे और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेस करवाएंगे ओपनिंग, नॉट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो वो जो आपने डिस्पोजल की वर्किंग की होगी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो जो स्टार्ट ऑफ द ईयर जो पहली तारीख होगी उस पर आपने देखना है उस वक्त उसकी कॉस्ट क्या थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी, वो ओपनिंग में से लेस करवानी। और समझ आ रही है भैया? बाकी कंपैरेटिव और डिस्क्लोजर में कोई फर्क नहीं। कंपैरेटिव का क्वेश्चन एज कंपेयर टू डिस्क्लोजर आसान होता है क्योंकि उसमें आपने 2 सालों को कैरी करना होता है। फॉर्मेट सेम रखना कंपैरेटिव का, कॉस्ट उसकी 5-6 लाइनें और नीचे क्या होगा भैया हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी और उसकी क्या होंगे हमारे पास 4-5 लाइनें होंगी और आपने उसी तरह काउंट। लेकिन आपने जब कंपैरेटिव बनाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पहला साल, वो हमें डाटा देता है पहले साल के पहले के। तो आपने अगर कंपैरेटिव के पहले साल के ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लिए फिर क्वेश्चन चल पड़ेगा। फिर फॉर द ईयर एडिशन कर दें, डिस्पोजल कर दें, नीचे डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कर दें, रिवर्सल कर दें, फिर आसान है। तो अगर क्वेश्चन में डाटा हो 2017-18 का बनाना हो कंपैरेटिव 2019-20 का, तो 17-18 की कैलकुलेशन करते आएंगे, जो उनका क्लोजिंग होगा 18 का उसको हम 19 का क्या बनाएंगे, ओपनिंग बनाएंगे। ओके की रिपोर्ट सही है भैया? और कौन से टॉपिक हमारे पास? ले जी नाजरीन, हमारे पास कंपैरेटिव भी हो गया, डिस्क्लोजर भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसे बंद कर दो।